नमस्कार दोस्तों, सरफा सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अधिगम का धमाकेदार रिवीजन क्लास लेके आ गए हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विद्यालय में सर्वाधिक किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्यालय में जो है सर्वाधिक किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। और आपको बता दें कि मानव के जीवन में सबसे ज़्यादा किस भाषा का प्रयोग होता है, तो मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है। और देखिए मौखिक भाषा ऐसा भाषा है जो कि बोलते मात्र ही समाप्त हो जाता है। उसके बाद देखिए भाषा का सबसे सुदृढ़ रूप कौन है, तो लिखित भाषा है। उसके बाद देखिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो मूक बधिर या जो बोक बालक रहता है उसको पढ़ाने के लिए विद्यालय में सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 1968 में किस आयोग का प्रतिवेदन शामिल है। तो ऑप्शन में वर्धा शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नई शिक्षा नीति 1968 में जो है किस आयोग का प्रतिवेदन शामिल है, तो कोठारी आयोग का प्रतिवेदन शामिल है। अब आपको यहाँ की कहानी कुछ बताते हैं। तो देखिए कोठारी आयोग की नियुक्ति जो 1964 में हुआ था, उसके बाद बता दें कि उसके 2 साल बाद जो है कोठारी आयोग ने 1966 में अपना जो है प्रतिवेदन भारत सरकार को सौंपा था। उसके बाद देखिए उसी जो है प्रतिवेदन के आधार पर जो है 1968 में पहली नई शिक्षा नीति का गठन किया गया था। और आपको इसमें याद रखिएगा कि कोठारी आयोग में 2-3 बातें कि इस आयोग ने जो है शिक्षा पर खर्च करने के लिए जो है कुल बजट का 6% कहा था, यानी जो है जितने भी भारत का उस समय बजट था यानी उसके कुल बजट का 6% जो है शिक्षा पर खर्च किया जाए। तथा इसने यह भी कहा था कि ट्रेन टीचर की बहाली की जाए और शिक्षक की जो है आर्थिक दुर्दशा ठीक किया जाए, जो कि वेतन समय पर नहीं मिलता है उसको वेतन समय पर दिया जाए। उसके बाद जो है विद्यालय में छात्र तथा छात्राओं दोनों को जो है विज्ञान और गणित की शिक्षा दी जाए। अब देखिए सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए वर्धा आयोग की नियुक्ति जो 1937 में हुई थी और यह जो है बुनियादी शिक्षा से संबंधित है, यानी इसे कह सकते हैं कि यह प्राथमिक शिक्षा आयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण आयोग था। अब चलिए इसमें और देखते हैं। तो देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति जो 1952 में हुआ था और इस आयोग को जो है मुदालियर आयोग भी कहते हैं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में साफ सफाई के लिए क्या सब आवश्यक है। तो ऑप्शन में जल निकासी की व्यवस्था, सफाई कर्मी, बागवानी, इनमें से सभी। तो देखिए विद्यालय में जो है साफ सफाई के लिए क्या सब आवश्यक है, तो इनमें से सभी है। यानी जल की निकासी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। मान लीजिए अगर विद्यालय के जो है प्रांगण में अगर जल ही जम जाएगा, मान लीजिए बारिश हो रहा है और वहाँ पानी का जमाव हो जाएगा, तो वहाँ मान लीजिए कीड़ा मकोड़ा फट जाएगा, मच्छर का फैलाव हो जाएगा, तो वहाँ बच्चा का तबीयत खराब होगा। तो यह भी जो है विद्यालय की साफ सफाई का पार्ट है कि वहाँ जो है जल की निकासी होना चाहिए। उसके बाद देखिए विद्यालय में सफाई कर्मी होना चाहिए, यानी वो जो है दैनिक विद्यालय में आके अपना साफ सफाई करे। उसके बाद देखिए बागवानी भी जो है विद्यालय की सुंदरता को बनाए रखने के लिए जरूरी है, वहाँ की साफ सफाई में यह भी 4 चांद लगाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन शिक्षण विधियाँ सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो ऑप्शन में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कौन शिक्षण विधियाँ सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, तो प्रदर्शन विधि है। क्योंकि देखिए इसमें पहले कैसे प्रदर्शन विधि है वो बताते हैं। उससे पहले देखिए जैसे प्रश्नोत्तर विधि है, मान लीजिए आप किसी बच्चा को जो है कक्षा में पढ़ाते हैं, उससे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। यहाँ सिर्फ आप व्याख्यान ही देते रहते हैं, यानी क्लास में लेक्चर ही देते रहते हैं, वो भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है शिक्षण कौशल के लिए। मगर जो है देखिए जो प्रदर्शन विधि है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें आप थ्योरी के साथ साथ व्याख्यान भी देते हैं और व्याख्यान के बाद जो है मान लीजिए आप मैप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मैप के साथ क्या करते हैं कि ग्लोब ले आते हैं या मैप का कोई फोटो है, वहाँ मान लीजिए आपको नदी पढ़ाना है, पर्वत पठार पढ़ाना है, तुरंत आप मैप पर जो है प्रदर्शन विधि के द्वारा दर्शा देते हैं। इससे क्या होता है कि बालक जो है उसके मस्तिष्क में जो है ज़्यादा दिन तक के लिए ये सब याद रहता है। तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त विधि कौन है, तो प्रदर्शन विधि है शिक्षण कौशल के लिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में कार्यालय का प्रबंधक कौन होता है। तो ऑप्शन में छात्र,
छात्राएं, शिक्षक, प्रधानाध्यापक। तो देखिए विद्यालय में जो है कार्यालय का प्रबंधक कौन होता है, तो प्रधानाध्यापक होता है। आपको बता दें कि विद्यालय को संचालन के लिए एक जो है कार्यालय यानी ऑफिस की आवश्यकता होती है, और उस ऑफिस के जो है प्रधान कौन होते हैं, तो प्रिंसिपल यानी प्रधानाध्यापक होते हैं। उसके बाद देखिए जो विद्यालय की आत्मा किसे कहा जाता है, तो शिक्षक को कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा से व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन में शैक्षणिक योग्यता बढ़ता है, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, रोजगार का अवसर सृजन होता है, इनमें से सभी। तो देखिए शिक्षा से जो है व्यक्ति के जीवन में इनमें से सभी बदलाव होता है, यानी उनकी जो है शैक्षणिक योग्यता भी बढ़ता है, उनके अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है, और देखिए शिक्षा के द्वारा लोग जो है रोजगार की अवसर भी सृजन कर लेते हैं। मान लीजिए कल को जाके आप एक अच्छे शिक्षक बनेंगे, चाहे अभी जो हम ही आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो हमको भी यूट्यूब से कुछ पैसा बन रहा है। मान लीजिए हम रोजगार का अवसर ढूंढ लिए, चाहे आप नोट्स के लिए हमें कुछ पैसा दे रहे हैं तो उससे भी हमारा थोड़ा रोजगार बन गया है। तो क्या है कि एक अच्छा शिक्षण कौशल है आपको, या फिर एक अच्छे मान लीजिए शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं तो आपको जो है आगे रोजगार भी आसानी से मिल सकता है। अब चलिए आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम आप लोग को जो है बिहार बीएड का स्पेशल नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप लोग मेरा नोट्स जरूर लीजिए। बस हम आप लोग से छोटा सा अमाउंट मात्र 99 रुपया ले रहे हैं। ये मेरा नंबर है 7050387142। इस नंबर पे आप गूगल पे या फोन पे के द्वारा आप 99 रुपया पेमेंट करके मेरा आप सभी नोट्स लीजिए। इसमें हम पूरा जीके जीएस का, टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी का नोट्स दे रहे हैं, क्योंकि देखिए यह सब स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इस बार कंपटीशन बढ़ गया है। तो आप लोग तैयारी में कहीं से नहीं चुकिए और अपने तैयारी को यह नोट्स लेके जरूर बेहतर बनाइए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण दोष को किस शिक्षण विधि से दूर किया जाता है, तो ऑप्शन में डाल्टन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शिक्षण दोष को किस शिक्षण विधि से दूर किया जाता है, तो डाल्टन विधि से दूर किया जाता है। आपको बता दें कि कक्ष में बहुत सारे शिक्षण दोष रहता है, उसको जो है मनोवैज्ञानिक जो डाल्टन विधि दिया है उस विधि के द्वारा कक्ष के शिक्षण दोष को जो है दूर किया जाता है। उसके बाद देखिए आगमन विधि में क्या होता है, तो आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद जो है थ्योरी दिया जाता है। उसके बाद देखिए निगमन विधि में क्या होता है, तो इसमें जो है पहले थ्योरी और बाद में उदाहरण दिया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक में क्या सब गुण होना चाहिए, तो ऑप्शन में समय का पाबंद, विषय वस्तु की अच्छी समझ, बेहतर शिक्षण कौशल, इनमें से सभी। तो देखिए एक शिक्षक में क्या सब गुण होना चाहिए, तो इनमें से सभी, यानी शिक्षक जो है समय का पाबंद भी हो। उसके बाद देखिए किसी भी शिक्षक को जो है उसके विषय वस्तु की अच्छी समझ भी होनी चाहिए, तथा उसके साथ ही जो है जो भी विषय वस्तु को ज्ञान है फिर वो जो है बच्चे को जो ज्ञान देंगे जिस शिक्षण कौशल के माध्यम से, उनका जो है वह बेहतर शिक्षण कौशल भी होना चाहिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग को क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो अब अगला क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया कब तक चलता है, तो ऑप्शन में शिशुआवस्था तक, बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक, जीवन पर्यंत। तो देखिए सीखने की प्रक्रिया कब तक चलता है, तो जीवन पर्यंत चलता है, यानी व्यक्ति जब तक मर नहीं जाता है तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहता है। ठीक है, अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए शिशुआवस्था का काल से कब तक होता है, तो 1 से लेकर 6 वर्ष तक होता है, और बाल्यावस्था को जो है 6 से लेकर 12 वर्ष तक होता है, और किशोरा अवस्था का काल जो है 12 से लेकर 18 वर्ष तक होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ कब आया था, तो ऑप्शन में 2001, 2004, 2005, 2009। तो देखिए एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो यानी जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, यह कब आया था, तो 2005 में आया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बालक का निर्माण काल किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में शिशुआवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो देखिए बालक का जो है निर्माण काल किसे कहा जाता है, तो शिशुआवस्था को कहा जाता है, क्योंकि शिशुआवस्था का काल जो है 1 से लेकर 6 वर्ष तक होता है, और इस काल में जो है बालक अपने घर में ही सबसे ज़्यादा रहता है या अपने माता पिता के समक्ष रहता है, और यहाँ जो है इनका विकास की प्रक्रिया सबसे तीव्र गति से होता है। इनके माता पिता इनको मान लीजिए चाहे आपको शारीरिक रूप से हो
हो या मानसिक रूप से हो, एक अच्छे विकास की ओर बढ़ाते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए जैसा कि ऊपर बताए थे कि बाल्य अवस्था की अवधि जो है 6 से लेकर 12 वर्ष तक होती है, और इस अवस्था को जो है सांवेगिक अवस्था भी कहते हैं। उसके बाद देखिए किशोरा अवस्था की अवधि जो है 12 से लेकर 18 वर्ष तक होती है, और इस अवस्था को जो है तूफानी काल भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए प्रौढ़ा अवस्था की शुरुआत जो है 18 वर्ष के बाद शुरू होती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन विद्यालय से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन में श्यामपट, पुस्तकालय, छात्रावास, धार्मिक स्थल। तो देखिए इनमें से जो है विद्यालय से संबंधित कौन नहीं है? तो धार्मिक स्थल नहीं है। चाहे विद्यालय में मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, यह सब जरूरी चीज़ नहीं है। मगर मिस्टेक से कहीं कहीं यह सब चीज़ रहता है तो वो अलग बात है, ठीक है। मगर विद्यालय का ये पार्ट नहीं है धार्मिक स्थल, ठीक ना। उसके बाद देखिए श्यामपट हो गया, पुस्तकालय हो गया, छात्रावास हो गया, यह विद्यालय का जो है इसेंशियल पार्ट है, यानी अति आवश्यक पार्ट है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन किस पानी से बनना चाहिए? तो ऑप्शन में नदी के पानी से, शौचालय के पानी से, गंदा पानी से, पीने के पानी से। तो देखिए मध्याह्न भोजन किससे बनना चाहिए? तो पीने के पानी से बनना चाहिए। आपको बता दें कि मध्याह्न भोजन की शुरुआत जो है केंद्र सरकार के द्वारा 1995 में की गई थी, और इस योजना के तहत जो है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बालक तथा बालिकाओं को जो है विद्यालय में पोषण युक्त एक टाइम भोजन दिया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई छात्र विद्यालय में लगातार बीमार पड़ रहे हैं तब आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन में सही कारण का पता लगाएंगे, छात्र को विद्यालय में दंड देंगे, छात्र को विद्यालय से वंचित कर देंगे, बच्चों के माता पिता को सूचित करेंगे। तो देखिए यहाँ आप क्या करते हैं, आंख मूंद के कि ये आंसर मारते सही कारणों का पता लगाएंगे। तो इसीलिए यह क्वेश्चन आज हम इंक्लूड किए हैं, क्योंकि देखिए मतलब शिक्षक का काम क्या है कि बच्चा को जो है शिक्षण देना विद्यालय में। यह नहीं है कि वो गरीब है तो उसको आप कपड़ा दीजिएगा, वह बीमार है तो उसको बीमारी का इलाज करवाइएगा, आपका यह काम नहीं, ठीक है। इसका आप पता नहीं लगाएंगे तो आप क्या करेंगे? तो आप सही काम क्या है, तो उनके जो है मान लीजिए कोई विद्यालय में बच्चा अगर लगातार बीमार पड़ रहा है तो बच्चों के जो है माता पिता को आप सूचित करेंगे, यह नहीं कि उसके सही कारण का पता लगाएंगे। आप सही कारण का पता तब लगाएंगे जब वो विद्यालय नहीं आ रहा है, या कक्षा में पढ़ने में रुचि नहीं है, या कुछ भी ऐसा काम है जो शिक्षण कौशल से संबंधित है, तब आप पहले सही कारणों का पता लगाएंगे। उसके बाद जो करना होगा, चाहे आप उसके गार्जियन को सूचित कीजिए या खुद आप उसके परिवार में जाइए और सूचना दीजिए, ये सब कीजिए। मगर यहाँ क्या है, यहाँ है उसकी बीमारी से, तो इसमें क्या होना चाहिए कि आप बच्चों के माता पिता को पहले सूचित करेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कक्ष के कोने का प्रयोग किसके लिए करना चाहिए? तो ऑप्शन में दंड सामग्री के लिए, विद्यालय रजिस्टर के लिए, अध्ययन सामग्री के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कक्ष के कोने का प्रयोग किस लिए करना चाहिए? तो अध्ययन सामग्री के लिए करना चाहिए। बल्कि देखिए दंड सामग्री के लिए प्रयोग अब नहीं होता है, और खासकर अब विद्यालय में जो है दंड हटा ही दिया गया है कि आप बालक को जो है दंड नहीं दे सकते हैं। उसके बाद देखिए विद्यालय रजिस्टर जो है विद्यालय के ऑफिस में रखा जाता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बालक का शैक्षणिक विकास कहाँ होता है? तो ऑप्शन में समाज में, परिवार में, विद्यालय में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बालक का जो है शैक्षणिक विकास कहाँ होता है? तो ये जो है बालक का जो है शैक्षणिक विकास विद्यालय में होता है। अभी देखिए कितना बज रहा है, लगभग 2:30 बज रहा है, ठीक है। फिर भी हम आप लोग के लिए 2:30 बजे रात है और आप लोग के लिए मॉर्निंग वाला वीडियो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप लोग से इतना तो गुजारिश है कि आप लोग को क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जो कि हमें भी मोटिवेशन मिले। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बालक के विकास को कितने अवस्था में बांटा गया है? तो ऑप्शन में 2, 3, 4, 5। तो देखिए बालक के जो है विकास को कितने अवस्था में बांटा गया है? तो 3 अवस्था में। तो कौन कौन? तो देखिए शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में कौन भौतिक संसाधन है? तो ऑप्शन में विद्यालय भवन, श्यामपट, पुस्तकालय, इनमें से सभी। तो देखिए विद्यालय में कौन भौतिक संसाधन है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। यानी विद्यालय में जितने भी निर्जीव चीज़ है, या हो गया आपको विद्यालय भवन हो गया, श्यामपट हो गया, पुस्तकालय हो गया, या विद्यालय का रजिस्टर है, या आपको मध्याह्न भोजन बनाने के लिए कोई भी मान लीजिए उपयुक्त सामग्री है, वह सब क्या हो गया? आपको भौतिक संसाधन है। उसके बाद देखिए विद्यालय में जितने भी सजीव आदमी है, या मान लीजिए शिक्षक हैं, छात्र छात्राएं हैं, सफाई कर्मी है, सभी आपको क्या हो गया? मानवीय संसाधन हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि तीसरी नई शिक्षा नीति कब आई? तो ऑप्शन में 1968, 1986, 2020, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तीसरी नई शिक्षा नीति जो है 2020 में आया है। उसके बाद देखिए पहली नई शिक्षा नीति 1968 में आया था और दूसरी नई शिक्षा नीति जो है 1986 में आया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आप लोग को हम हिंट कर देते हैं। तो दो ऑप्शन दे देते हैं। देखिए पहला है श्री धर्मेंद्र प्रधान और दूसरा ले लीजिए विजय चौधरी। ठीक है, तो आप इसमें से कोई एक सही उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए।